मंचासेन मुख्य अतिथि जी मंच पे विराजमान हो गए हैं। आप लोग माँ शारदे का आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। इसी बढ़ते क्रम में मैं पीटीसी के विभागाध्यक्ष से निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य अतिथि जी को माल्यार्पण कर उनको सम्मानित करने का कार्य करें। आप लोग जोरदार तालियों से सम्मानित करेंगे। इसी अगले क्रम में मैं संस्था के प्रबंधक ज्येष्ठ पुत्र श्री शुभम पाल जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य अतिथि को प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनको सम्मानित करने का कार्य करें। बढ़ते हुए क्रम में संस्था के कार्यवाहक प्राचार्य जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य अतिथि को उत्तरी भेंट करके उनको सम्मानित करने का कार्य करें। जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे। बहुत बहुत आभार। ऐसे महान शिक्षाविद विषय विशेषज्ञ राजा रत्नसेन डिग्री कॉलेज के वर्तमान प्राचार्य परिचय के मोहताज नहीं हैं। अब मैं पुनः एक बार श्री शुभन जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। शुभम पाल। जैसा कि अभी हमने कहा है कि महान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर साहब जो बड़ी जिम्मेदारी के पद पे वर्तमान में कार्यरत हैं, जिनके कौशल प्रतिभा ज्ञान का लोहा सभी लोग मानते हैं, ये परिचय के मोहताज नहीं हैं और अपनी लगन मेहनत ज्ञान के बल पे निरंतर अग्रसर बढ़ने में विश्वास रखते हैं, कर्म पे विश्वास रखने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं। महान शिक्षाविद हैं, बीएड विभाग के विषय विशेषज्ञ हैं और उस विद्यालय में 2004 से लेकर के वर्तमान तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा, पठन पाठन के द्वारा, विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा उस विद्यालय को निरंतर ऊंचाइयों के तरफ ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका सर जी की रही है और बहुत प्रशंसनीय कार्य है। शिक्षक के उत्तरदायित्वों का अगर निर्वहन, आदर्श शिक्षक को अगर आप कहीं किसी को देखना चाहते हैं तो आप सर जी के व्यक्तित्व में आपको वो प्रतिभा देखने को मिलेगी, प्रेरणा देखने को मिलेगी। कहीं भी अगर आप जाते हैं, ऐसे गुरु का सम्मान के लिए आप जितना भी अभिनंदन करें, वंदन करें, वो कम है। और इनके द्वारा ही पढ़ाए हुए इस महाविद्यालय के संयोजक के रूप में डॉक्टर विनय पाल जी इस विद्यालय में रहते हैं। उनके पथ प्रदर्शक में ये विद्यालय अग्रसर होता है। सर जी की बड़ी अनुकंपा है, कृपा है कि उनको हमेशा अपने एक सहयोगी, एक अपने छोटे भाई के रूप में प्रेरणा देने का काम करते हैं। जब जब जरूरत पड़ती है तो सर जरूर अपना अमूल्य समय निकाल करके इस विद्यालय में देने का कार्य करते हैं। इसलिए विद्यालय परिवार की ओर से ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी को एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें, क्योंकि ये बड़ा दुर्लभ संयोग है, बहुत कम देखने को मिलता है। और गुरु के लिए सबसे बड़ा सम्मान क्या है कि जब उनका शिष्य किसी भी क्षेत्र में जब प्रतिभा से आगे निकलता है, ईमानदारी से कार्य करता है, तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और शिष्य का भी खुशी का पल वो होता है जब अपनों के बीच में
अपना गुरु पाता है तो उसके हर्ष और उल्लास का ठिकाना नहीं रहता है। ये परंपराएं निरंतर चलती रहती हैं और उसी में जब कोई गुरु अपने बच्चों से उनकी समस्याओं को अपनी समस्या मान करके जब हल करता है और उनके साथ सहयोग करता है, एक अज्ञानी को ज्ञान बनाने के लिए ठान लेता है और उसको जब महान बना देता है, तो ये शिक्षक की महानता मानी जाती है और ये शिक्षक का प्रतिभा माना जाता है। अभी आप लोग सुनने का मौका मिलेगा कि सूक्ष्म शिक्षण कौशल जीवन में कितना उपयोगी है, पाठ्यक्रम में कितना उपयोगी है, और आप शिक्षक बन करके आप लोग उसको कैसे पढ़ाएंगे, कैसे जानेंगे, इसकी बृहद चर्चा पढ़ने को मिलेगी आप लोग। इन्हीं वाणी के साथ जो है मैं अपनी बातों को विराम कर देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष कार्यक्रम जो इस महाविद्यालय द्वारा आयोजित है, इसमें हमें आमंत्रित किया गया। इसके लिए मैं महाविद्यालय परिवार को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सब यहाँ बैठे हैं, काफ़ी देर से बैठे हैं। इतनी गर्मी में आप वक्त दिए हुए हैं, आप सबका भी मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी जो कुछ भी हमारे बारे में महिमा मंडन किया गया उतना नहीं है, पर वहाँ तक जाने का हम प्रयास करते हैं। निश्चित ही यह महाविद्यालय और यह महाविद्यालय के परिवार सभी को हम अपना परिवार मानते हैं। जब भी हमारी आवश्यकता इस महाविद्यालय को होती है या हमें इस महाविद्यालय के परिवार को आवश्यकता होती है, निसंकोच हम एक दूसरे के सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं पुनः सभी का सम्मान करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आप सबका भी इस सभागार में इस विशेष व्याख्यान के लिए स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को आगे की तरफ ले चलता हूं। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, जो विषय निर्धारित किया गया है, जो टॉपिक निर्धारित किया गया है, वो निश्चित ही हम सब के जीवन में एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जिसे हमें इस विषय को गंभीरता से सीखने की आवश्यकता है और उस पर अपने व्यवहार को उसके अनुकूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जैसा कि आप सबने अभी जो संचालक महोदय थे, उन्होंने कहा कि विषय विशेषज्ञता है हमारे अंदर। स्वाभाविक रूप से हमारी जो मेन पकड़ है वो हमारी माइक्रो टीचिंग है, जिस पर हमारा व्याख्यान कई कॉलेजों में चलता है।
और ये हम इस महाविद्यालय में इस विषय पर अपना व्याख्यान देने के लिए दूसरी बार उपस्थित हुआ हूं और आप उसके सहभागी बने हुए हैं दूसरी बार के। और मुझे विश्वास है कि आप जो यहाँ बैठे हुए हैं उसमें प्रशिक्षु ही लोग होंगे, बीएड के विद्यार्थी होंगे, डीएलएड के विद्यार्थी होंगे। हम पहले जाते हैं कि बीएड आप लिए हैं, बीएड का कोर्स कर रहे हो या डीएलएड का कोर्स कर रहे हो तो इसका मूल उद्देश्य क्या है। निश्चित ही आप उसका मूल उद्देश्य बनाए होंगे कि हमें अपने जीवन में अध्यापक बनना है। और अध्यापक बनना अगर उद्देश्य बनाया है तो उस तरह का अध्यापक मत बनिए जिनकी कोई पहचान नहीं होती है। आप अध्यापक उस प्रकार से बनिए जिसकी पहचान घरों में नहीं, गांव में नहीं, समाज में नहीं, देश में नहीं, विदेशों में हो। ऐसे अध्यापक बनने का प्रयास आपको करना है। और आप तो ऐसे उद्देश्यों का चयन किए हैं जो कई जन्मों के बाद एक बार अवसर आता है। अध्यापक बनना ये बार बार नहीं मिलता है। ये कई बार कई जन्म लेंगे तो एक बार अवसर मिलता है। और उस अवसर को अगर मिला है आपको तो वो अवसर को पूरी तरह से अपने लिए, समाज के लिए समर्पण करने के भाव से आपको यहाँ सीखना है, पढ़ना है और अपने व्यवहार में लाना है। अध्यापक कोई जन्मजात नहीं होता है। अध्यापक का निर्माण किया जाता है। जन्मजात बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको गॉड का गिफ्ट प्राप्त है। वो गिने चुने लोग हैं। चाहे मालवीय जी का नाम ले लीजिए, चाहे राधा कृष्णन जी का नाम ले लीजिए। ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें ईश्वर का उपहार प्रदान हुआ था, परंतु केवल इन गिने चुने लोगों के बल पर पूरे देश की और पूरे विश्व की शिक्षा व्यवस्था का संचालन सही तरीके से संचालित नहीं किया जा सकता है। पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की, पूरे विश्व की शिक्षा व्यवस्था का ठीक ढंग से संचालन करने के लिए हमें अध्यापकों की आवश्यकता पड़ती है। और अध्यापकों की आवश्यकता के लिए अध्यापकों का निर्माण करना पड़ता है। और उसी निर्माण की श्रेणी में आजादी के बाद से भारतवर्ष में अनेक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं खोली गईं, जिसमें से एक अच्छे अध्यापक का निर्माण किया जा सके। संयोग से आप भी उन्हीं संस्थानों में से एक संस्थान में अध्ययन करने के लिए आए हो। और कैसे एक अच्छा अध्यापक होना चाहिए, कैसे आप अपनी स्किल को डेवलप करोगे, कैसे आप अपनी बात को दूसरे को समझाने का प्रयास करोगे जिससे कि आपकी बात उसको आसानी से समझ में आ सके। इसके लिए हमें इन संस्थाओं को खोला गया। और उन्हीं संस्थानों में से एक संस्थान बिंदापाल शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है। हम इसके लिए
संस्थान के प्रबंधक को हृदय से बधाई देते हैं कि आपने ऐसे कार्यों के लिए संस्थान खोले हैं जिसकी आवश्यकता देश को ही नहीं बल्कि विदेशों की है। हम चर्चा करते हैं अध्यापक की, हम चर्चा करते हैं शिक्षक की, हम चर्चा करते हैं गुरु की। अध्यापक देश का निर्माता होता है। जिस राष्ट्र का अध्यापक जैसा होगा उस राष्ट्र का विकास उसी के अनुरूप होता है। तो सब कुछ हमारा अध्यापक है। जैसी फैक्ट्री होगी, जैसी रॉ मटेरियल होगी, उत्पादन उतना ही अच्छा होगा। और अगर उत्पादन अच्छा होगा तो उसकी मांग भी अच्छी होगी, और अगर उत्पादन अच्छा नहीं होगा तो उसकी मांग भी नहीं होती है। इसलिए वह अच्छे कारखाने की तरह और अच्छे रॉ मटेरियल की तरह आप लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं। बस ये आवश्यकता है कि आपको एक सही रास्ता दिखाया जाए, सही मार्ग दिखाया जाए, जिससे कि एक अच्छा अध्यापक बन सकें आप और राष्ट्र निर्माण में आपकी योगदान हो सके। उसी निमित्त आप यहाँ प्रवेश लिए हो। तो मैं अभी चर्चा कर रहा था कि अध्यापक हम कहते हैं, हम शिक्षक कहते हैं और हम गुरु कहते हैं। आप तो उसको स्वीकार करते हो कि वो तो तीनों चीजें एक ही है और आप इसमें फर्क नहीं समझते हो। लेकिन इन तीनों चीज में बड़ा व्यापक अंतर होता है। अध्यापक भी अलग है, शिक्षक भी अलग है और गुरु भी अलग है। कालिदास ने कहा था कि अध्यापक तीन तरह के होते हैं। एक, जिनके पास ज्ञान है पर डिलीवरी करने की क्षमता नहीं है, देने की क्षमता नहीं है, परोसने की क्षमता नहीं है, भोजन बनाने की क्षमता नहीं है। एक तरह का वो अध्यापक। दूसरी तरह का अध्यापक जिसके पास डिलीवरी तो है, देने की कैपेसिटी तो है, पर ज्ञान का अभाव है, ज्ञान ही नहीं है। फिर ऐसा अध्यापक भी अध्यापक की श्रेणी में नहीं आता है। तीसरे तरह का अध्यापक की चर्चा वो करते हैं, कहते हैं कि जिनके पास ज्ञान हो, ज्ञान के साथ साथ अपनी ज्ञान को बालक तक पहुंचाने में कुशलता हो, क्षमता हो, ऐसे अध्यापक को ही सर्वमान्य अध्यापक कहा जाता है। और आपको वो दो जो पहले अध्यापक की श्रेणियां थी, उन अध्यापकों में आपकी गिनती नहीं करानी है। आपको तीसरे प्रकार का जो अध्यापक कालिदास ने कहा था, उस प्रकार के अध्यापक बनने की आवश्यकता है अगर आपने वास्तव में अध्यापक बनने के लिए उद्देश्य बनाया है। वरना आजकल के जमाने में तो केवल और केवल डिग्री ले लेना ही पर्याप्त माना जाता है। डिग्री लेकर के बेरोजगारों की लाइन में खड़े हो जाते हो, ऐसा ही उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं। इन ऐसे उद्देश्य बनाने वालों को कभी भी सफलताएं नहीं मिलती है। तो आप सबको वो तीसरे प्रकार का जो अध्यापक है, वो तीसरे प्रकार के अध्यापक की श्रेणी में आना है। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए स्किल को सीखना पड़ेगा। स्किल को सीखने के लिए माइक्रो टीचिंग को सीखना पड़ेगा। और माइक्रो टीचिंग को जानने के लिए कौशल के जितने पार्ट्स होते हैं उनको जानने की आवश्यकताएं हमको होती है। तो हमने अभी एक पॉइंट आपको छोड़ दिया था कि अध्यापक भी बोलते हैं, शिक्षक भी बोलते हैं, गुरु भी बोलते हैं। पीसीएस के प्रश्न हैं भैया।
ये पीसीएस में एक बार वैकेंसी आई थी पीईएस की, प्रोविंशियल एजुकेशनल सर्विस, जिसमें वही लोग भाग लिए थे, वही लोग आवेदन किए थे जिनके पास बीएड की डिग्री थी और 3 वर्ष पढ़ाने का अनुभव था। वही लोग प्रतिभाग किए थे, वही लोग उसमें आवेदन किए थे। संख्या बड़ा कम थी ऐसे लोगों की। लोग इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू लेने वाला पूछा, आप बीएड किए हो, आप पढ़ाते हो, एक प्रश्न का जवाब हमको दीजिए। अध्यापक, शिक्षक, गुरु में क्या फर्क होता है? संभवतः बताने वालों की संख्या नगण्य थी, नहीं थी। तो ये तो ज्ञान था, लेकिन आपके जीवन में अगर कभी इस प्रकार का प्रश्न आवे तो आप उस प्रश्न का जवाब देने के लिए तत्पर हो। इसके लिए इन तीनों में फर्क जानने की आवश्यकता है। पहला अध्यापक होता है जिसके लिए आप यहां प्रशिक्षण ले रहे हो, जिसके बनने के लिए उद्देश्य बनाए हुए हो। वो पहला स्टेज होता है अध्यापक का। अध्यापक के पास किसी विषय में विशेषज्ञता होती है और जिसको एक दायित्व दिए गए होते हैं, एक कार्य बांटे गए होते हैं, एक कार्य दिए गए होते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम अध्यापक की श्रेणी में रखते हैं। अध्यापक वो है जिसको एक विषय की विशेषज्ञता है और उसको एक दायित्व दिया गया है सरकार द्वारा या किसी संस्थान द्वारा। जो दायित्व दिए गए हैं, उन दायित्वों का अगर जो व्यक्ति निर्वहन करता है वो अध्यापक की श्रेणी में आता है। जैसे मैं एक अध्यापक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करता हूं। मेरी नियुक्ति बीएड में पढ़ाने के लिए की गई है, मेरी विशेषज्ञता है उसमें, मेरे को सरकार ने दायित्व दिया है, मैं अध्यापक बोला जाऊंगा। शिक्षक जरा अलग हटके होता है। वो हर व्यक्ति शिक्षक हो सकता है जो एक दूसरे को ज्ञान देता है, एक दूसरे को शिक्षा देता है और उस शिक्षा का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। वो कोई भी हो सकता है, वो एक किसान भी हो सकता है, वो एक सेना का व्यक्ति भी हो सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है, वो एक छोटा बालक भी हो सकता है। जिससे वो आपको प्रभावित कर ले जाए, आपको शिक्षित कर ले जाए, वो शिक्षक की श्रेणी में आता है। शिक्षक को दायित्व निर्धारित नहीं होते हैं, शिक्षक कर्तव्य करता है। अध्यापक दायित्व निर्वहन करता है, शिक्षक कर्तव्यों को करता है। कर्तव्यों का कोई मूल्य नहीं होता है, कर्तव्य अमूल्य होते हैं। निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य कर्तव्य की श्रेणी में आता है और अध्यापक जो काम करता है वो निस्वार्थ भाव नहीं करता है। हम जो देते हैं उसके बदले में हम आपसे प्राप्त करते हैं, पर निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य जो होता है उसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो अमूल्य और निस्वार्थ भाव से किए गए जो कार्य होते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम शिक्षक की श्रेणी में रखते हैं। ये दूसरा पहलू होता है। तीसरा पहलू तो और ऊंचाइयों को छूता है, जिसको कि हम गुरु कहते हैं। और गुरु उन दोनों से महत्वपूर्ण होता है। गुरु वो होता है जो अपने शिष्य के हर एक गतिविधियों पर ध्यान देता है, उसके स्वास्थ्य से लेकर के, उसके शिक्षा से लेकर के, उसके भोजन से लेकर के, उसके पोषण से लेकर के सारी चीजों का अगर वो ध्यान देता है तो वो व्यक्ति गुरु की श्रेणी में आता है। आप देखते होंगे कि जो पहलवान होते हैं, तो पहलवानों को जो सिखाते हैं उनको
गुरु कहा जाता है। तो वो गुरु अपने पहलवानों को क्या डाइट दिया जाएगा, कैसे दांव चला जाएगा, ये सारा ज्ञान, सारी विधियां, वो सारी तकनीकियां वो अपने शिष्य को सिखाता है। तो सब कुछ जो ध्यान देता हो वो गुरु की श्रेणी में आता है। अध्यापक जहां ज्ञान देता है, गुरु वहीं सभी पर ध्यान देता है। यही फर्क होता है एक शिक्षक में, एक अध्यापक में और एक गुरु में। तो अगर हम आज अध्यापक बनने आए हुए हैं तो ज्यादा हम लंबी चौड़ी बातें ना करते हुए हम मूल विषय पर आते हैं। अध्यापक जिसका दायित्व है क्लास में छात्रों को ज्ञान देना, छात्रों को शिक्षा देना, तो वो शिक्षा जब देता है तो इस प्रकार से शिक्षा दे कि उसके द्वारा दिए गए शिक्षा बालक को समझ में आ जाए। हम ज्ञान दे दे, हम आपको सिखा दें और कुछ लोग केवल और केवल क्लास में बैठे रहें और आपकी बात को इग्नोर करते रहें। जैसे इसी क्लास में पीछे दो बैठी हुई छात्राएं हैं जिनका यहां पर ध्यान न देते हुए मोबाइल पर उनका ध्यान वहां पर है। संभवतः वो अच्छा नहीं लगता होगा, आज का ये लेक्चर उनके लिए अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि वो बेमन से यहां बैठे हों, परंतु यह सौभाग्य आप बार बार ये अवसर आपको मिलता नहीं है। हम एक क्लास में जब पढ़ाते हैं, क्लास में जब शिक्षण कार्य करते हैं, तो अध्यापक के ऊपर बहुत सारे चैलेंजेज आते हैं, बहुत सारे समस्याएं आती हैं विद्यार्थियों की तरफ। 100 अगर विद्यार्थी हैं क्लास में तो 100 तरह की समस्याएं आती हैं। हर एक विद्यार्थी की अलग अलग समस्याएं होती हैं। तो क्या हम सारे विद्यार्थियों की समस्याओं को सॉल्व न करें? हमको दायित्व मिला हुआ है सारे विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें छोड़ना नहीं चाहिए, हमें सारे विद्यार्थियों को साथ लेकर के चलना चाहिए, सारी विद्यार्थियों की समस्याओं का निदान करना चाहिए। एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, ये स्लोगन आपको मालूम होगा पल्स पोलियो का। तो वही स्लोगन लेकर के हमको क्लास में चलना पड़ता है। तो हमारे लिए सारे विद्यार्थी एक समान होते हैं, सबका साथ सबका विकास, एक भी बच्चे को छोड़ना नहीं है। तो जब सैकड़ों समस्याएं हमारे सामने आती हैं तो उन सैकड़ों समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक के ऊपर तमाम जिम्मेदारियां आ जाती हैं, चैलेंजेस आ जाते हैं। तो उन सभी चैलेंजेस को दूर करने के लिए, सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमें एक टेक्निक का निर्माण किया गया, टेक्निक का आविष्कार किया गया। तो कुछ क्लास की समस्याएं तो हम अपने आप अपने व्यवहार में परिवर्तन करके कर सकते हैं। जैसे अगर हम नियमित रूप से क्लास में, एक अध्यापक का अगर हम नियमित रूप से क्लास में उपस्थित हों अपने खुद को, तो निश्चित ही क्लास में 25% का अनुशासन अपने आप आ जाता है, अगर अध्यापक नियमित खुद आता हो और समय से आता हो। दूसरा कि अगर अध्यापक क्लास में है और क्लास में सभी बच्चों का नाम अगर उसको मालूम है, सभी को नाम से पुकारता है, ये बहुत बड़ा अध्यापक का क्वालिटीज होती है। और ये क्वालिटी राधा कृष्णन के अंदर था, सर्वपल्ली, इसलिए उनके जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वालिटीज थी उनके अंदर। सारे अपने जो उनके क्लास से पढ़ से 20 साल पहले जो पढ़ चुके थे, अगर सामने पाते थे तो उनको नाम से ही पुकारते थे वो। और उनके जो क्लास होते थे सारे क्लास में हर एक विद्यार्थियों को नाम से पुकारते थे। तो ये नाम से पुकारना, नाम से खड़ा करना, ये अध्यापक के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है। जो ही आप नाम से पुकारेंगे ना, बच्चे को खड़ा करेंगे, तो 25% की प्रॉब्लम क्लास की
और विद्यार्थी की तरफ से अपने आप समाप्त होती है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी को लगता है कि गुरुजी हमारे नाम से जानते हैं, तो आपके प्रति उसका भाव बदल जाता है, आपके मन में स्नेह हो जाता है, आपके प्रति उसके मन में स्नेह होता है। और जहां स्नेह हो, जहां प्रेम हो, वहां कभी उदंडता नहीं दिखती है। हमेशा दंड देने के दो साधन होते हैं, एक डंडे द्वारा दिए जाते हैं और एक दंड प्रेम द्वारा दिए जाते हैं। जो दंड जो है डंडे द्वारा दिए जाते हैं वो अस्थाई नहीं होता है, कुछ समय के लिए तो होगा, अनुशासन आ जाएगा, पर लंबे अवधि के लिए वो अनुशासन नहीं बन पाता है। लेकिन जो प्रेम से दिया गया हुआ दंड होता है ना, हमारे और आपके बीच में दोनों के बीच में आपस में स्नेह का भाव हो गया, तो आप से अगर मैं 2 दिन बात ना करूं तो आपके मन में हलचल पैदा हो जाती है, भय पैदा हो जाती है, तो वो जीवन भर रहता है। इसलिए नाम से पुकारना, ये एक दूसरे के बीच में संबंध स्थापित करना होता है, स्नेह स्थापित करना होता है। और जहां स्नेह होगा, जहां संबंध होगा, वहां कभी उदंडता क्लास में नहीं आ सकती है। तो 50% की समस्याएं तो शिक्षक स्वतः ही अपने आप में परिवर्तन करके ला सकता है। रही बात 50% की समस्याएं जो क्लास में एकेडमिक होती हैं, उन 50% जो एकेडमिक प्रॉब्लम्स आती है विद्यार्थी की तरफ से, उन एकेडमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस विधि का आविष्कार किया गया, जिस टेक्निक का आविष्कार किया गया, जिस तकनीक का आविष्कार किया गया, उसी टेक्निक का नाम कहलाता है माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। 50% की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो एकेडमिक होती है, ऐसे एकेडमिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक टेक्निक का आविष्कार किया गया, उसी तकनीक को हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। माइक्रो टीचिंग एक्चुअल टीचिंग की हार्ट है, दिल है, आत्मा है, और आत्मा से बढ़ के कुछ नहीं है। जब तक दिल की धड़कनें चलती है तब तक इस शरीर का महत्व है। जब दिल की धड़कनें बंद होती है तो कोई अपना क्यों ना बहुत बड़ा प्रिय हो, 1 घंटे के अंदर दरवाजे से बाहर कर लेते हो, घर में नहीं रख पाते हो, वो खत्म हो जाता है। तो ये जो आत्मा रूपी माइक्रो टीचिंग है, ये एक्चुअल टीचिंग समझते हो ना? जो एक क्लास में पूरी कक्षा 40 मिनट की हो, 35 मिनट की हो, उस 40 और 35 मिनट की पूरी कक्षा की जो आत्मा होती है, उसका वो दिल होता है माइक्रो टीचिंग। तो दिल को पहले जानने की आवश्यकता है, दिल की धड़कनों को ठीक ढंग से चलाने की आवश्यकता है। दिल की धड़कनें अगर आपने ठीक ढंग से चला लिया तो आप एक्चुअल टीचिंग को आराम से उसको चला सकते हो और अपनी बात को विद्यार्थी तक आराम से पहुंचा सकते हो। तो ये जो माइक्रो टीचिंग है,